हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 है। इसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड्स की और बेसिस की और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो एसिड्स और बेसेस जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। हालांकि ये टेबल आपके नहीं है, बट हम लोग एसिड्स और बेस की एक बार जस्ट जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, एसिड्स जो होते हैं वो अगर टेस्ट की बात करें तो वो होते हैं खट्टे। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे या थोड़े से तीखे होते हैं। ठीक है, सोर या टार्ट होते हैं। और जो बेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिटर। बिटर यानी कड़वे, कड़वे हल्के से कसेले होते हैं। जैसे अगर एसिड की बात करें, जैसे नींबू है, थे ना, नींबू जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नींबू अगर अगर टेस्ट किया होगा तो हल्का सा क्या होता है? खट्टा होता है ना, तो उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिस जो आपके जैसे मीठा सोडा या खाने का सोडा जो होता है ना, उसे अगर टेस्ट करते हैं तो हल्का सा वो क्या होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो ये एसिड्स और बेस, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में, और बेसिस जो होते हैं हल्के से कड़वे होते हैं। अगर पीएच की बात करें हम लोग, प्रॉपर्टीज पीएच की, पीएच हालांकि आपके अभी डिटेल में आएगा, तो वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगी इसी चैप्टर के अंदर। ये नेक्स्ट वीडियो बनेगा, क्योंकि ये क्या काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो पीएच है, जिसे हम लोग पीएच, इसका फुल फॉर्म जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की क्षमता या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं हम लोग। अगर पीएच जो वैल्यू जो है वो 0 से 14 तक की होती है पीएच वैल्यू। तो 0 से 7 तक की जो है, या 7 से कम जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? एसिड कहलाती है। 7 से कम की वैल्यू एसिड कहलाएगी, और 7 से ज़्यादा जो होती है 14 तक की, वो क्या कहलाएगी? पीएच वैल्यू, वो बेसिस की होती है। बेसिस की पीएच वैल्यू जो है वो 7 से अधिक होती है और 14 तक होती है, और जो 7 से कम होती है वो एसिड्स होती है, एसिड्स होते हैं वो। फिर है टर्न लिटमस पेपर, यानी कि जो लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र जो होता है उसको, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू कलर से रेड में चेंज कर देते हैं, नीले कलर से लाल में चेंज कर देते हैं। और बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर होता है, उसको रेड कलर से ब्लू में चेंज कर देते हैं, यानी कि लाल कलर से नीले में चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर टेक्सचर की बात करें, बनावट की बात करें, तो जो हमारे एसिड्स जो होते हैं वो जो होते हैं वो रफ होते हैं, यानी हल्के से अगर उनको छुआ जाए तो क्या होते हैं? हल्के से खुरदरे होते हैं। और जो बेसिस जो होते हैं वो चिकने होते हैं, चिकने होते हैं, सोपी होते हैं, साबुन युक्त होते हैं। साबुन कैसा होता है? चिकना होता है ना, तो साबुन युक्त होते हैं, सोपी होते हैं, और स्लिपरी होते हैं, थोड़े से फिसलनदार होते हैं। बेसिस को छूने पे हल्की सी चिकनापन लगता है उनमें, और एसिड जो होते हैं वो हल्के से रफ होते हैं। अगर रिएक्शन की बात करें, हालांकि और भी आ रही है रिएक्शन आगे, बट आपको जनरल एक दे रखा है। देखो, रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस H2 गैस, यानी कि जब अम्ल को किसी मेटल से क्रिया करवाई जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। किसी भी धातु से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पादित होती है। और रिएक्ट्स विद कार्बोनेट कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस CO2, कार्बोनेट यौगिकों से क्रिया करने पर क्या हमें प्राप्त होती है? CO2 गैस प्राप्त होती है। यानी कि जो अम्ल जो होते हैं वो हमें एक तो हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं मेटल से क्रिया करने पर, और कार्बोनेट से क्रिया करने पर, देखो सी है ना, इससे थोड़ा सा याद कर लेना, कार्बोनेट कंपाउंड यानी कि CO2 है ना, तो कार्बोनेट कंपाउंड से क्रिया करने पर क्या दे रहे हैं? CO2 गैस रिलीज कर रहे हैं। और बेसिस करते हैं क्या? बहुत कम। डज नॉट टिपिकली रिएक्ट विद मेटल और विद कार्बोनेटेड कंपाउंड्स, ये आमतौर पर जो है वो धातु और कार्बोनेट यौगिकों से क्रिया नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट होती है क्या वाटर में? यस, एसिड्स में भी होती है और बेसिस में होती है, क्योंकि इनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड हो सकती है। देखो, मैंने H+ लिख रखा है यहाँ, OH-। तो एसिड जो होते हैं वो वाटर में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, और जो बेसिस जो होते हैं वो वाटर में क्या दे रहा है? OH- आयन दे रहा है। ठीक है, तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में देखो, लेमन जूस, लेमन जूस किसका एग्जाम्पल है? एसिड का एग्जाम्पल है ना। लेमन जूस में क्या प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? नींबू का रस बोल रहे हैं। और
यहाँ देखो विनेगर एक और है, विनेगर को हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। सिरका है ना, जैसे हम लोग चाउमीन वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसे फास्ट फूड वगैरह बनाते हैं तो उसमें सिरका डाला जाता है, विनेगर, है ना, वो है इथेनोइक एसिड, वो भी एक प्रकार से क्या है? एसिड है। फिर बेसिस में बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोल रहे हैं, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा या खाने का सोडा, और अमोनिया वाटर, अमोनिया हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग बोल रहे हैं, अमोनिया वाटर को क्या बोलते हैं? अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया पानी, तो ये क्षार का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करें हम लोग लिटमस की। तो लिटमस क्या होता है? जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था कि जो ये लिटमस पत्र है ना, लिटमस पत्र को क्या कर रहे हैं, ये ब्लू टू रेड कर रहे हैं या रेड टू ब्लू कर रहे हैं। तो ये लिटमस पेपर होता क्या है वो हम लोग आज पढ़ते हैं। देखो, लिटमस जो होता है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक होता है ना। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल हमें मिलता है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक प्रकार से क्या है? हल्दी जो होती है वो भी एक प्राकृतिक सूचक होती है। लिटमस solution is a purple dye which is extracted from lichen or lichen, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator। देखो, जो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली कलर उसका क्या होता है? पर्पल डाई, पर्पल रंग का होता है। ठीक है, और हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें लाइकेन या लीचेन पौधे से मिलता है। और ये जो पौधा है वो जो थैलोफाइटा समूह है उसका एक सदस्य होता है। और ये किस लिए यूज़ होता है? इंडिकेटर, एज एन इंडिकेटर भी यूज़ होता है। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पर्पल डाई कलर का होता है और ये लाइकेन पौधे से मिलता है। लाइकेन जो है वो थैलोफाइटा समूह का सदस्य है और ये कॉमनली यूज़ होता है एज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर सूचक के रूप में ये काम लिया जाता है। अब देखो, when the litmus solution is neither acidic nor basic its color is purple। तो ये हमने पढ़ लिया कि अगर लिटमस सॉल्यूशन जो है, अगर वो तो उसमें अगर न तो वो एसिडिक है, न तो अम्लीय है और न ही वो क्षारकीय है, तो वो कैसा, उसका कलर कैसा रहेगा? उसका कलर रहेगा पर्पल। ठीक है, there are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators। देखो, कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे मान लो रेड कैबेज लीव्स है, लाल पत्ता गोभी है ना, टर्मरिक है, जैसे हल्दी है आपकी, और कुछ फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है, जैसे हाइड्रेंजिया की पंखुड़ियाँ हैं, पेट्यूनिया की है या जेरेनियम की पंखुड़ियाँ हैं, वो भी एक प्रकार से क्या होती है? वो नेचुरल इंडिकेशन के रूप में यूज़ होती हैं, है ना, नेचुरल जो है इंडिकेटर के रूप में यूज़ होती हैं, जो हमें बता सकती हैं कि एसिड है या बेस उस सॉल्यूशन के अंदर। देयर आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। और इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं? सिंपली क्या बोल सकते हैं? इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। देखो, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया और जेरानियम के जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहा जाता है। जैसे अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी क्या बोलते हैं? केवल सूचक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कभी कभी केवल सूचक भी कहा जाता है। ठीक है, देखो, there are some substances whose odor changes in acidic or basic media, these are called olfactory indicators। olfactory indicators का मतलब होता है गंधी सूचक। भाई, हमें गंध से पता चल जाता है कि वो जो सब्सटेंस है या फिर वो जो सॉल्यूशन है या जो मीडिया है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है ना। These are called olfactory indicators। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, चेंज हो जाती है। अम्ल में वो अलग उसमें गंध होती है और क्षार में वो उनकी गंध अलग हो जाती है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गंधी या olfactory सूचक भी कहते हैं। जैसे ऑनियन है, प्याज है, फिर आपकी क्लोव ऑयल या लौंग का तेल है या वनीला एक्सट्रैक्ट है। तो इन सब में क्या है? ये बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो हमें अम्ल में अलग गंध महसूस कराते हैं और जो क्षार होता है उसमें अलग गंध देते हैं।
हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स? एसिड और बेस जो है वो मेटल से कैसे रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि वो मेटल से रिएक्शन करके क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे? हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे थे। अभी पढ़ा था ना हमने टेबल के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। देखो, द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ साल्ट। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as, देखो यानी कि एसिड, अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, प्लस हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। अभी बताया मैंने आपको, मेटल के साथ में क्रिया करने पर एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो यहाँ पे जो एसिड है वो हमने लिया है यहाँ पे H2SO4, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड का राजा होता है, अम्लों का राजा बोलते हैं इसे, H2SO4 को। ठीक है, ये डाइल्यूट हमने लिया है, डाइल्यूट H2SO4। जब इसकी क्रिया जिंक से करवाई जाती है तो ये इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि H2 जो है इसको यहाँ से हटा करके, इसका प्लेस चेंज करके जो जिंक जो है वो SO4 से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक जब इससे कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? ZnSO4, जिसे हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, और जो H2 है, हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग से रिलीज हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो रिएक्शंस मैंने सारी आपको पढ़ा दी है। चैप्टर 1 जो है वो आप ज़रूर देखिएगा इसका, 10th क्लास का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखो, अम्ल है, धातु है, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? लवण या सॉल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो, अब बेस से अगर क्रिया करवाएंगे तो द 2NaOH एक्वस सॉल्यूशन है इसका, प्लस जिंक जो है सॉलिड है, जिंक से NaOH की क्रिया करवाएंगे। NaOH क्या होता है? बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जो है वो बेस होता है, क्षारक होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसे बोलते हैं हम लोग, क्षार बोलते हैं इसको। और उसकी क्रिया अगर जिंक से करवाई जाएगी तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2। और जो हाइड्रोजन है H2 वाला हाइड्रोजन जो है वो गैस अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे तो दिया है जो बेस है वो उसने हाइड्रोजन गैस दिया, लेकिन सभी जो ये मेटल्स होते हैं उनके साथ ये क्रिया नहीं होती है। हमने बोला था ना, आमतौर पे जनरली नहीं करते हैं ये। तो हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ऐसी रिएक्शन सारी मेटल्स के साथ में नहीं हो सकती पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हम लोग लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि जो मेटल के साथ में क्रिया करने पर जो ये क्या देते हैं? एसिड बेस हाइड्रोजन गैस देते हैं। एसिड मेनली देते हैं और बेसिस बहुत कम चांस होते हैं जो वो इससे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड? एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं? अभी हमने जो टेबल थी उसमें क्या बताया था कि CO2 गैस देते हैं ना वो। देखो, all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। यानी कि मेटल्स होते हैं वो जब कार्बोनेट और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके साथ में जब क्रिया करेंगे, सॉरी, ऑल मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ में जब क्रिया करेंगे तो क्या देंगे? वो देंगे सॉल्ट यानी लवण देंगे, और क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज करेंगे, प्लस वाटर बनाएंगे। देखो, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड अगर क्रिया करेगा तो क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अम्ल के साथ जब क्रिया करेंगे तो लवण प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर बनेगा। तो जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जब वो किसी अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? देखो इधर Na2CO3 जो सॉलिड है, यानी कि Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
और वो जो है HCl के साथ जब क्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कार्बोनेट है ना, HCl के साथ में जब क्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl बना रहा है। NaCl क्या है, एक प्रकार से लवण है। नमक आप खाते हैं ना जो डेली, है ना, टाटा सॉल्ट खाते हैं या सॉल्ट, जो भी नमक खाते हैं आप, तो वो जो है वो सोडियम क्लोराइड NaCl बोलते हैं उसको, है ना। तो NaCl बन रहा है, प्लस H2O रिलीज, H2O बन रहा है, प्लस CO2 जो है गैस वो रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अगर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, कौन से वाले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तब भी NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। देखो HCl जो है उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड, बट एक्वस सॉल्यूशन जब होगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जो ये गैस है ना, वो क्या करेगी, पानी के अंदर हम लोग उसमें डालेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, जली विलयन बनेगा ना। तो जली विलयन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है, और वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द गैस इन वाटर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaHCO3 ये पढ़ लिया अपन ने। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। ये जो CO2 गैस हमें मिली है, अगर इसको चूने के पानी में, चूने का पानी जिसे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, या इसका फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी या लाइम वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 बोलते हैं। अगर इसमें CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें जो मिलता है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और इसका क्या मिलता है, श्वेत अवक्षेप। अवक्षेप या प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे की ओर जम जाता है ना, तो वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको। प्लस H2O जो है, वाटर जो है, वो हमें मिल जाता है। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखो अगर ये CO2 जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर CaCO3 में प्रोवाइड की जाए, CaCO3 में, तो क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा, प्लस H2 ये रहा, और इसी में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या हो रहा होगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा, CaHCO3। देखो कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 है, और कैल्शियम बाई कार्बोनेट में CaHCO3 का होल 2, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा, जो कि क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या है, घुलनशील है, जल में विलयशील है। लाइम स्टोन या चूना पत्थर, अब ये जो जो आपके ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो लाइम स्टोन है, चूना पत्थर जिसे हम लोग बोलते हैं, चौक या खड़िया जो आपने स्लेट वगैरह में लिखते हैं ना, स्लेट में, या फिर बड़े बड़े जो बोर्ड वगैरह जो होते हैं, ग्रीन बोर्ड जो होते हैं उस पर चौक से लिखते हैं, वो है। एंड मार्बल या संगमरमर जो है, दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अब देखो हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब अम्ल और क्षारक जो है वो अगर दोनों आपस में अगर क्रिया करते हैं तो क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड, बेस और एसिड दोनों की साथ में क्रिया हुई तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं और इसे हमें क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण क्यों कह रहे हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन क्यों, न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बेस अगर ज़्यादा है, बेस का इफेक्ट ज़्यादा है तो एसिड हम उस मात्रा में मिला देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। या एसिड का प्रभाव ज़्यादा है और बेस हम उस मात्रा में मिला देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ बेस इज न्यूलिफाइड बाय एन एसिड एंड द इफेक्ट ऑफ एसिड इज न्यूलिफाइड बाय बेस। बेस के इफेक्ट को न्यूलिफाइड कौन करेगा, एसिड करेगा, और जो एसिड है इसके इफेक्ट को न्यूलिफाइड कौन करेगा, बेस करेगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH को, ये बेस है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इन दोनों की क्रिया कराई जाएगी तो NaCl बनेगा, जिसे हम लोग नमक बोल रहे हैं, सॉल्ट बोल रहे हैं, लवण बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं, प्लस H2O जो है वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है।
ठीक है। तो अम्ल और क्षारक की क्रिया से या बेस और एसिड की क्रिया से क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, अगर मेटेलिक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, अगर उसकी एसिड से रिएक्शन हो तो क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर। Similarly to the reaction of a base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxides. देखो मेटेलिक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड जो है, जब उसकी एसिड से क्रिया करवाई जाती है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, लवण और जल मिलता है ना। तो ये कैसा रिएक्शन है, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था ना, बेस और एसिड को मिला करके सॉल्ट और वाटर। तो इस बेस की जगह हमने क्या ले लिया, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड को कह सकते हैं क्या वो बेसिक ऑक्साइड है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो जब एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो भी सॉल्ट और वाटर मिल रहा है ना। देखो इधर क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। मेटल ऑक्साइड जो है वो धात्विक ऑक्साइड, वो एसिड से जब क्रिया करेगा, अम्ल से क्रिया करेगा तो सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड एक प्रकार से क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स बोल सकते हैं इनको। फिर रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, और बेस से अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की क्रिया करवाई जाए, देखो ये बेस है, बेस कौन सा है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर या चूने का पानी हम लोग बोलते हैं, है ना। और बेस जो है ये COH2, इसकी क्रिया जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे जो एक प्रकार से एसिड है, CO2 जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इससे अगर क्रिया करवाई जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, CaCO3 मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये प्रकार से क्या है, सॉल्ट है, ये एक प्रकार से क्या है, सॉल्ट है। और H2O जो है वो अलग से रिलीज हो रहा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या है, एक प्रकार से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस। नॉन मेटल यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, CO2, तो क्या बना लेगा, CO2 बना रहा है ना। CO2 क्या है, एक प्रकार से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, और जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। इज दैट क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। CO2 जो कि कार्बन या अधातु का ऑक्साइड है, क्षार CaOH2 से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब देखो, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है, क्या समानता है या क्या सिमिलरिटीज है। ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। आपने पढ़ा कि सभी जो मेटल है उनके साथ में जब एसिड की रिएक्शन होती है तो वो क्या दे रही है, हाइड्रोजन गैस दे रही है। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। भाई इलेक्ट्रिक करंट कब रन करता है, जब उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूशन में अगर जब फ्री आयंस